अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, और ठीक ठाक तो होंगे क्योंकि हमारा शो जो देखना होता है, इंतजार कर रहे होते हैं आप लोग। बड़े सारे मैसेजेस आते हैं आपके इंस्टाग्राम पे। अच्छा जी, आज के दिन की स्पेशल बात क्या है? आज के दिन की स्पेशल बात यह है कि आज ऐसा फील हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे और मेरी मेकअप आर्टिस्ट को, मेरे ड्राइवर को, मेरे घर वालों को ऐसा फील हो रहा है कि मौसम चेंज हो गया। What do you think on that? कि वाकई आज मौसम में तब्दीली है या नहीं है, क्योंकि आज जो है गर्मी गर्मी सी फील हो रही है और कुछ ऐसा मौसम फील हुआ कि भाई सर्दी से हम जा रहे हैं नई ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब, जिसको कहते हैं गर्मी। अच्छा जी, गर्मी का जैसी ख्याल आता है और गर्मी के ख्यालात के साथ ही मई, जून, जुलाई ये सारे मंथ्स याद आ जाते हैं। फिर लोड शेडिंग के अलावा बिजली के भारी बिल और फिर एहतजाज और 10 तरह के मसले जो कि गर्मी अपने साथ लेके आती है। लेकिन सर्दी में भी कम मसले नहीं होते, क्योंकि पूरी सर्दी हम आपको बताते रहे कि भाई कहाँ कहाँ सर्दी है और कहाँ कहाँ गैस नहीं आ रही। तो तैयारी पकड़ ले कराची वाले, गर्मी की लहर जो है वो आ गई है। और इस गर्मी की लहर के साथ साथ प्रॉपर लहर तो नहीं आई है, लेकिन ये गर्मी की जो वेव आ रही हैं, इस लहर के साथ साथ जो है वो अब ये भारी भरकम बिजली के बिल और लोड शेडिंग भी साथ होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस दफ़ा कुछ मामला बेहतर हो जाएं, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम छोटे बेबीज़ की, यानी जो बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी बात करते हैं। बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनका केयर, उनका जो मसाज, उनका मूड, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे बॉर्न बेबीज़ ऐसे होते हैं कि जो मदर्स होती हैं वो बड़ा डर रही होती है कि जी उनका मसाज कैसे किया जाए, फुट मसाज कैसे किया जाए, हैंड मसाज कैसे किया जाए। तो ज़रा ये टिप देखिए और उसके बाद आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे कि किस तरह मसाज किया जा सकता है। चले जनाब, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये मसाज किया जा सकता है। इसके अलावा अब कुछ बात कर लेते हैं किचन की। और किचन में जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपका सिंक ब्लॉक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसी तरह से आज मेरे पास है टिप उन तमाम अम्मियों के लिए और उन तमाम बहनों के लिए जिनके तवे जो हैं वो बड़े काले हो जाते हैं और वो फिर उसको साफ़ करने के लिए बड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी उनकी लग रही होती है और पता नहीं क्या क्या वो साइंस लगा रही होती है, लेकिन तवा साफ़ नहीं होता। बट ये जो टिप है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इसके बाद आपका तवा चमक जाएगा। अच्छा जनाब, तो आपने ये तवा क्लीन करने की जो है वो टिप देख ली है और ज़रूर इसको ट्राई करें और ज़रूर हमारे शो पे कॉल करके बताएं कि भाई ये टिप जो है आपको कैसी लगी तवा साफ़ करने की। अच्छा, अब कुछ आपको लेके चलते हैं ज़रा सेलिब्रिटीज़ की दुनिया में। और सेलिब्रिटीज़ की दुनिया में आजकल शादियाँ हो रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं और बार बार जो है वो डिफरेंट जो है वो व्यूज़ आते हैं, वायरल वीडियोज़ आती हैं। ज़रा ये वीडियो भी देखिए आप, एक और वीडियो वायरल हुई। चले जी, ये मावरा की एक और रुखसती की जो है वो वीडियो है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ज़रा आपको फ्लैशबैक में लेके। फ्लैशबैक में जहाँ पे हमारे जो है ना सेलिब्रिटीज़ हैं, जहाँ पे हमारे सीनियर सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन उनसे भी पहले, बहुत पहले जो है वो सेलिब्रिटी जो हैं जिनके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ, ये हैं मैडम नूरजहाँ। और डेफिनेटली इनको ना कोई भूला है ना कोई भूलेगा, और जिस तरीके से वो गाती थी, लेकिन इस वीडियो में इनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग बहुत सराह रहे हैं और लोग जो है उनको बहुत याद कर रहे हैं। और वाकई बड़े ज़बरदस्त एक्सप्रेशन होते थे और सिंगिंग के तो क्या ही कहने हैं, इंडिया हो या पाकिस्तान सभी उनके मद्दा हैं। अच्छा जनाब, एक और जो है वो वीडियो है या आप पिक्चर्स कह लें, हमारी जो पंजाब की सीएम है बड़ी ग्रेसफुल और बड़ी जो है वो ज़बरदस्त लग रही हैं। तो आप ज़रा ये इनकी पिक्स या फुटेजेस देखिए कि कैसी लग रही हैं। अच्छा जनाब, ये देखिए, ये ग्रेसफुल मरियम नवाज़ और ये जो इनकी वीडियोस हैं ये बड़ी वायरल हो रही हैं। लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं इनको कि किस तरीके से इनका जो वो ड्रेसिंग सेंस है या किस तरह ये रेडी होती हैं और बड़ी प्यारी लगती हैं और बड़ी क्लासी लगती हैं। और जो कलर चूज़ करती हैं मरियम नवाज़ वो बड़े अमेजिंग होते हैं और इनके ऊपर बड़ा सूट करते हैं। तो जी, हमें भी फ़ख्र है हमारी सीएम पंजाब पे और ज़बरदस्त जो है वो लग रही हैं। तो वाकई इनकी ये जो वीडियोज़ हैं लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये तो हमने आपके साथ में शेयर की कि जो हमारी सीएम पंजाब है उनकी ये फुटेज थी। अच्छा जी, अब हम कुछ बात कर लेते हैं। ये बात है थोड़ा सा पुराने दौरों की, लेकिन अभी भी कुछ घरों में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी पानदान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्चुअली इसको ये हमारा कल्चर रहा है और एक्चुअली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था पहले और अब जो इसका रिवाइवल हो रहा है, ये ज़रा आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो जनाब आपने देखा कि आजकल मेहंदी में जहाँ पर कवाली नाइट्स होती हैं, जहाँ पर एक पूरा प्रॉपर जो है वो डांस फ्लोर तैयार किया जाता है, वहाँ पर इस तरह का कल्चर जो है उसका रिवाइवल भी हो रहा है कि जी एक तरफ खाने पक रहे हैं, पूरी छोले जो है वो पक रहे हैं, इधर भंगड़े डल रहे हैं, उधर मेहंदी सज रही है। तो ये वाला ट्रेडिशन जो है ये अब कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आता है, लेकिन ये ट्रेडिशन वापस आ रहा है। अच्छा, एक ट्रेडिशन जो है वो शुरू से था और मेरे ख्याल में रहना ही है उसने, और वो है फैंस का ट्रेडिशन। और फैंस जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो आपके मुख्तलिफ क्लिप्स जो हैं वो जमा करते हैं और उसके बाद उसकी रील बना देते हैं, और उसके बाद जब वो रील वायरल होती है तो फिर हम आपको क्यों ना दिखाएं। तो देखिए बाबर आजम की ये रील। अच्छा जनाब, तो आपने देखा कि फैंस जो है वो किस तरह के होते हैं और कितना प्यार करते हैं हमारे क्रिकेटर से, और डेफिनेटली हम भी करते हैं, लेकिन जब वो खेलते नहीं हैं तो फिर ऑफ कोर्स थोड़ी सी मायूसी होती है, लेकिन उसके बाद फिर सपोर्ट करने लग जाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं ही ऐसे क्रिकेट के दीवाने। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कि वैसे तो बहुत सारे लोग शादियों में डांस भी करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें भी करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि ताली बजा के भी मेहंदी को सेलिब्रेट किया गया हो? तो ज़रा देख लें। चले जी, ये भी स्टाइल है और बहुत सारे लोगों के लिए एक नया स्टाइल है। अपने मोबाइल फ़ोन्स रखिए और उसके बाद इस तरीके से कभी करके देखिएगा, लेकिन ज़ोर ज़ोर से नहीं मारना है अपने मोबाइल के ऊपर, वरना आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब आ गया है जी टोटका, और आज ही मैं बात कर रही थी कि जी रमज़ान में क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल आगे पीछे हो रहा होता है, आउट हो रहा होता है, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब वो रोज़ा खोल लें, रोज़ा खुलने के बाद अपने जो प्रॉपर पानी पिएं और अपनी जो डिहाइड्रेशन है उसको दूर करने के लिए प्रॉपर इस्तेमाल करें ताकि उनकी आंखों में जो है वो हल्के ना पड़े। तो आंखों के गिर्द या हल्के दूर करने का जो टोटका है वो ये है कि रात को सोने से पहले बादाम के तेल से हल्के हाथों से मसाज करें या फिर ताज़ा आलू और खीरे के टुकड़े आंखों पर रखें, तो उससे चंद दिन में जो है वो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और ये रेमेडी जो है वो आप रमज़ान में भी कर सकते हैं और ये बड़ी आपके लिए एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि रमज़ान में जो है आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, स्किन का ख्याल रखना जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि जब भी आप प्लेन में कुछ सीट बुक कराते हैं या प्लेन में जाते तो आपकी ख्वाहिश यही होती है, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि जी जो सीट है वो विंडो के पास वाली मिले। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने टिकट बुक कराई हो और आप जिस सीट के लिए आप बैठे हो, जिस विंडो के लिए आप बैठे हो, वहाँ पर जो है विंडो की जगह आपको दीवार मिले या कुछ और मिले, तो आप क्या करेंगे? भाई तो ये वाक़या ज़रा सुन लीजिए, ये हुआ है भारत में, वाक़या ये हुआ है और भारतीय तैयारे में जो विंडो सीट है वो ही खिड़की से गायब हो गई। अब ये ख़बर कुछ इस तरीके से है कि ये जो मुसाफिर है इसकी पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की, बहुत ज़्यादा कमेंट किए। तो फ़्लाइट की बुकिंग करते वक्त ज़्यादातर मुसाफिरों की पहली तरजीह यही होती है कि विंडो सीट होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई विंडो सीट ले और फिर भी वहाँ दीवार निकले तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। भारतीय एयरलाइन की एक फ़्लाइट में ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब इजाफी रकम देकर, यानी पैसे ज़्यादा दिए इस शख्स ने और उसके बाद विंडो सीट लेने वाला ये जो शख्स है, मुसाफिर है, ऐसी सीट पर बैठा जहां विंडो ही मौजूद नहीं थी। तो फिर उसके बाद जो है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिप की गई और फिर उसके बाद लोगों ने यही लिखा कि भाई इस एयरलाइन का इससे पहले भी हमारा तजर्बा जो है वो कुछ ऐसा रह चुका है। और साथ साथ पता है लोगों ने ये भी कहा कि भाई इस एयरलाइन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो इस शख्स की वजह से इस एयरलाइन के जो दीगर प्रॉब्लम थे वो भी सामने आ गए। अच्छा जनाब, अब एक ब्रेक भी है जो कि हमारे सामने आ गया है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते हैं कि आज हमारे टॉपिक्स जो हैं बड़े दिलचस्प हैं, आपने हमारे साथ रहना है। कुछ सरप्राइजेस भी हैं जो अभी हम आपके साथ में शो नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टॉप स्टोरीज़ के लिए सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपने ख्याल भी रखना है और हमारा शो भी देखते रहना है, और जो हमारी टिप्स हैं उसके बारे में बताना भी है कि भाई उसका क्या फीडबैक है, जो टोटके आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब हमारी जो टॉप स्टोरीज़ के लिए हमें हमारे सीनियर रिपोर्टर महराज भाई ने ज्वाइन किया है। महराज भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि हाँ मैंने तो सुना नहीं है, और वो है सिटी अपडेट्स। और सिटी अपडेट्स जो हैं वो उसमें सबसे पहले फ़्लाइट्स, और फ्लाइट्स में देखते हैं कि आज क्या कुछ है। तो तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बाइस कराची से रवाना होने वाली 8 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हुई हैं। अब ये कौन कौन सी 8 परवाज़ें हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सी 8 परवाज़ें जो कि आज मनसूख हो गई हैं। अच्छा जी, कराची से लाहौर सरीन एयर ER 522 और 524 ये मनसूख हो गई है। इसकी बड़ी परवाज़ें मनसूख हो रही हैं। अच्छा, कराची से इस्लामाबाद सरीन एयर ER 502 मनसूख हुई है। कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज़ PF 145 मनसूख हुई है। फिर उसके बाद कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK 609 मनसूख हुई है। देन कराची से मुल्तान PIA की परवाज़ PK 330 ये मनसूख हो गई है। और फिर उसके बाद कराची से कोयटा PIA की परवाज़ PK 310
ये जो है ये मनसूख हो गई है। अब जी भाई हम अब चलते हैं फ़्लाइट्स के बाद। सबसे पहले आपको वेट नहीं कराते ना, क्योंकि खाना वाना पकाना होता है आपने, तो दालों के रेट्स आपको बताने बड़े ज़रूरी होते हैं। और कल तो हमने आपको दालों की अहमियत भी बताई है कि दालों की क्या अहमियत है, तो दालों के प्राइस जो है वो भी सुन लें। माश की दाल जो है उसका होलसेल प्राइस है 405, अच्छा यानी 405, रिटेल प्राइस है 425। ओके, मूंग की दाल जो है वो है होलसेल प्राइस उसका 310 और फिर रिटेल प्राइस है 325। ग्रेट, अच्छा जी भाई बहुत ही डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, मसूर की दाल जो है वो नंबर 1 यानी नंबर 1 क्वालिटी की जो दाल है वो है 250 और रिटेल प्राइस जो है उसका 262। फिर दाल चना वो है होलसेल प्राइस उसके 340 और फिर रिटेल प्राइस है 355 और काबली चना जो है उसके होलसेल प्राइस है 310 और रिटेल प्राइस है 325। तो ये तो हो गई दालें। इसके अलावा मुर्गी और अंडे और मटन के जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी देर में हमारी स्क्रीन पे जो है वो पॉपअप हो जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि जी आज क्या क्या प्राइसेस हैं। इसके अलावा मौसम का हाल और करेंसी के रेट्स, ये तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो आपको सिटी एट 10 की जो स्क्रीन है जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली वो प्राइजेस और वो सारे जो स्टैट्स हैं, मौसम का हाल है, करेंसी रेट्स हैं, वहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अच्छा भाई, अब सोने की बात कर लेते हैं। तो सोने की कीमत पे बड़ा इजाफा भी हो रहा है और सोने के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल भी आया है जो मैं आपके साथ एक दो दिन में जो है वो शेयर करूंगी कि क्यों जो है वो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आजकल। तो भाई सोने की जो कीमत है उसमें बड़ा इजाफा हो गया है और नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया ये इजाफा। फ़ी तोला सोना 4,000 रुपये महंगा होकर 3,03,000 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। 10 ग्राम सोना 3,429 रुपये महंगा होकर 2,59,777 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आलमी मार्केट में $42 के इजाफे से $2,903 फी औंस की नई बुलंद तरीन सतह पर ये पहुंच गया है और 1 तोला चांदी 43 रुपये इजाफे से 3,373 रुपये पर ये पहुंच गया है। और अब कुछ बात कर लेते हैं हम सेल और सेल प्राइस में जो है क्या बात है जी, ये तो फर्स्ट स्टेप ने जगह ही बना ली है। फर्स्ट स्टेप तो लगता है जैसे सेल हटाना ही नहीं चाहते फर्स्ट स्टेप वाले। 30% पे सेल लगी हुई है फर्स्ट स्टेप पे और इंसिग्निया जो है इसके ऊपर 50% है और उनसे लंदन जो है वो 70% है और सर्विस जो है वो भी 70% पर है। तो आप चाहें तो जाके यहाँ से सेल प्राइस में शॉपिंग कर सकते हैं और रोज़ आपको बता रहे हैं। और देखिए इतनी मतलब पूरा ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन हो गए यहाँ पर सेल लगी हुई है और लोग जाएं और फ़ायदा उठाएं और कम प्राइसेस पे जो है वो अपने अपने जूते, कपड़े और जो आप लेना चाहते हैं वो लेकर आएँ। अच्छा, टॉप स्टोरी पे बढ़ने से पहले आपके साथ में एक और न्यूज़ में शेयर कर देती हूँ एंड इट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब इमारात पहुँच गए हैं। इंतहाई अहमियत के हामिल इस दौरे के बारे में आपको मज़ीद मैं बताती हूँ कि क्या कुछ होगा। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत जो है दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दी। शहबाज शरीफ दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स और समिट में जो है वो शिरकत करेंगे। इसके बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे में यूएई की क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे और फिर शहबाज शरीफ यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों और कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। तो जनाब ये बड़ा इंतहाई अहम दौरा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त मुत्तहदा अरब इमारात में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं। अच्छा जी, महराज भाई इस वक्त हमारे साथ हैं और महराज भाई जब हमारे साथ हों, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जी कोई ऐसी न्यूज़ ना हो जिसके ऊपर महराज भाई जो है वो हमें हैरान ना कर दें या महराज भाई जो है कोई इनसाइड स्टोरी ना बताएं। महराज भाई, ख़बरें तो वैसे बहुत सारी होती हैं लेकिन क्योंकि शहर कायद हमें हादसात से, चोरी, डकैती और वाक़यात से निकलने ही नहीं देता, तो इसलिए हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी डिस्कस करनी पड़ती है कि जिससे लोगों को भी अवेयरनेस हो और हमें ये भी पता चले कि जी आज हमारे शहर की टॉप स्टोरी क्या रही। लेकिन उससे पहले शहर की ओवरऑल जो ट्रैफिक है वो इस वक्त रवा दवा है, नहीं है, ये जानने के लिए उसामा ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। उसामा, गुड मॉर्निंग, कहाँ मौजूद है आप, क्या अपडेट्स हैं ट्रैफिक की? हाँ जी बिल्कुल सबा, आपको भी गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त कौरंगी ब्रुक चौरंगी के करीब मौजूद हूँ और ट्रैफिक की रवानी जो है वो इस वक्त तक काफ़ी बहाल हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के पीक आवर्स के 9 बजे से पहले जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर देखने में आ रही थी, लेकिन अब चूँकि 10 बज चुके हैं तो ट्रैफिक की रवानी मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो रवा दवा है। कहीं ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ जो है वो ट्रैफिक जाम हो। आयशा मंजिल के करीब एक जगह ट्रॉलर ख़राब था जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी थोड़ी सी मुतासिर देखने में आ रही थी, लेकिन जो है अब उस ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर हो गई है। लेकिन अगर बात कर ली जाए ट्रैफिक की तो ट्रैफिक के बायस जो है वो हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
रवा साल के दौरान अब तक 103 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसा का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। आज सुबह भी अब से कुछ देर कबल मुशर्रफ कॉलोनी के करीब हॉक्सवे रोड पे हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में डंपर ने जो है वो एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसके नतीजे में जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हादसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। रात गए जो है वो मुख्तलिफ लांडी और कोरंगी के इलाकों में जो है वो नामालूम अफराद की जानिब से 2 माल बरदार जो हैवी डंपर थे उनको जो है वो आग लगा दी गई है। पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करके मुल्जिमान को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब आवाम जो है वो खुद सामने आ गई है, क्योंकि पाबंदी के बावजूद जो है वो डंपर थमने का नाम नहीं ले रहे। सिंध हुकूमत की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पाबंदी है कि रात 11 बजे से सिर्फ 6 बजे तक जो है वो सिर्फ हैवी ट्रैफिक सड़कों पर होगी, जबकि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक कोई हैवी ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर मौजूद नहीं होगी। लेकिन हमने अभी कुछ 2 घंटे कबल जो है वो एक हादसा मुशर्रफ कॉलोनी में पेश आया, जहां पर जो है वो डंपर की टक्कर से एक शहरी जो है वो जान की बाजी हार गया। हादसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। इसके बाद जो है आवाम अब खुद सामने आ गए हैं और जो है वो टैंकरों को आग लगा रहे हैं, डंपरों को आग लगा रहे हैं। ठीक है जी, आवाम अब खुद सामने आ गए हैं और खुद साख्ता जो है खुद ही से ही टैंकरों को आ हैं। ओवरऑल अगर ट्रैफिक की अपडेट्स रही तो वो ये रही कि भाई आज जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो ठीक है, मतलब कहीं इस तरह से जाम नहीं है। बहुत शुक्रिया उसामा अपडेट करने के लिए। महराज भाई, अब जिस तरह मैं अभी बात कर रही थी कि टॉप स्टोरीज तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे शहर में रोज़ाना जो टॉप स्टोरीज होती हैं वो इसी तरह की होती है कि जी वाक़यात, हादसा, चोरी, डकैती। लेकिन अभी जो ये डंपर वाला जो इशू है, इसमें आवाम जो है वो अब खुद सामने आ गए हैं। अभी आपने सुना, उसामा भी बता रहा है और हेडलाइंस में भी हमने यही देखा कि लोग खुद अब आगे आके इन डंपर्स को आग लगा रहे हैं, क्योंकि वो इतना तंग आ चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि उनको अब समझ में नहीं आ रही कि इससे पहले कि डंपर उनको कुचलता हुआ चला जाए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो खुद ही जो है वो इसको आग लगा दें। तो ये आप लोगों को कितना ठीक लगता है? ये ठीक है, नहीं है? इस तरीके से खुद चीज़ों को अपने हाथ में लेना, इससे क्या होगा? क्या वाकई ये डंपर जो हैं वो चलना बंद हो जाएंगे, या इनके टाइमिंग सेट हो जाएंगे, या इनको कोई कंट्रोल कर लेगा? ये सारी बातें जो है वो जानेंगे। महराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो जिस तरीके से डंपर के वाक़यात हो रहे हैं और जो हादसात हो रहे हैं और जो शहरियों की जानें जा रही हैं, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैं आपसे बात करी थी कि अब शहरी खुद आगे आ गए और उन्हें डंपर को आग लगाना शुरू कर दी है। भाई ये किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है? ये रिएक्शन की हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह से चीज़ों को अपने हाथ में लेने से मज़ीद जो है वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। महराज भाई हमारे साथ मौजूद है। महराज भाई बताइए, क्या इनसाइड स्टोरी है, अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई, क्या हो क्या रहा है? ये देखिए, हुकूमत ने फैसला तो कर लिया कि जी डंपर जो है वो रात 11 से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर रहेंगे। हम 2 दिन से ये देख भी रहे हैं कि उनकी तादाद बहुत कहीं कहीं का दुका अगर कोई नज़र आ जाए, हाँ। क्योंकि इस वक्त सख्ती हुई भी है और ताज़ा सारा मामला है। सही बात यह है कि इन हादसा को रोकने के लिए मजबूत इकदाम क्यों नहीं उठा रहे, मरबूत इकदाम क्यों नहीं उठाए जा रहे? हाँ। हमारे यहाँ सितम यह है कि अगर आप गुज़िश्ता 10 साल का भी रिकॉर्ड निकालेंगे ना, हाँ। अदालतों का, तो ये जो हादसे के केसेस है जिसमें एक सेक्शन लगती है 320, ठीक है। अच्छा, ये वो सेक्शन है जो आप डंपर में हैं, आपने किसी को मार दिया तब भी यही लगनी है, हाँ। ठीक है। और आपने मोटरसाइकिल से किसी को मार दिया, कार से मार दिया, सुजुकी से मार दिया, तब भी सेक्शन एक ही लगनी है। सही। वो सेक्शन इतनी हल्की है कि जो वकला हैं और कानूनदान हैं हमारे, वो उसमें फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाल लेते हैं कि जिससे ड्राइवर को या फिर ट्रांसपोर्ट का जो मालिक होता है उसको बहुत आसानी हो जाती है। तो जब यहाँ डंपर चलाने वाले जो है, खैर इस बात को बुरा ना समझा जाए, ज़्यादातर गैर मुकामी लोग हैं, ठीक है ना। अच्छा, डंपर की हाइट ही 8 फुट होती है, जो उसका केबिन होता है ना, उस केबिन पर जब बंदा बैठता है तो उसकी अपना तकरीबन आधी बॉडी 2.5 से 3 फुट जो है वो ऊपर आती है, यानी कि 10 से 10.5 फुट वो ज़मीन से ऊपर होता है, ज़मीन से ऊपर। ठीक है। उसमें उसको प्रॉब्लम ये होता है कि वो सामने देख रहा है और जो उसके मिरर्स, साइड मिरर्स लगे हुए जिससे वो काम लेता है, हाँ। उसमें अगर कोई मोटरसाइकिल सवार उसके करीब आ जाता है, हाँ। उसको बाईपास करता है राइट से, लेफ्ट से, हाँ। या उसके बैक साइड पे वो जल्दी में कुछ है, उसको वो नजर नहीं आएगा। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने पहले खुद एहतियात करनी है, ठीक है। लेकिन दूसरी वजह यह है कि जो डॉक्टर, उसमें जो ड्राइवर बैठा हुआ है, हाँ। वो भी अक्सर बगैर लाइसेंस के होता है, हाँ। ठीक है ना। सही। उसको पता मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि होता यह है कि ट्रैफिक पुलिस जब भी किसी डंपर को रोकती है तो डंपर ड्राइवर अक्सर बदमाशी करते हैं पुलिस के साथ, और उसमें ये होता है कि वो वहीं ब्रेक लगा के स्विच ऑफ कर देते हैं। हाँ। एक डंपर के किसी भी सड़क पर रुकने से 5 मिनट में इतनी लंबी टेल बनती है ट्रैफिक जैम की कि वो ट्रैफिक पुलिस वाला मजबूर हो जाता है
और ये भी नहीं कहूँगा सिर्फ मजबूर हो जाता है, वो बाद में कुछ ले दे के उसको कहता है भाई खुदा को मान ये यहाँ से हटा ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो जाए। रवानी तो बहाल हो इसमें जाए, देखिए ट्रैफिक पुलिस का अमला भी पूरी तरह से मुलविस है और इसकी तो बाकायदा लाइन चलती है। मैं आपको बताऊं, ये डंपर्स हो गए और ये जो सीमेंट और ये कंक्रीट बनाने वाली मशीनरी जो चल रही है, जी। इन सब की लाइन है। और लाइन से मुराद ये है कि हर पुलिस चौकी को जहां ये सफ़र करते हैं बाकायदा मंथली इनको जो है मुबैना तौर पर पैसा जाता है। हाँ। और डीआईजी ऑफिस से लेके सेक्शन ऑफिसर तक सब लोगों को पैसे जाते हैं, इनको रोकना नहीं होता। इसलिए उनको आपने कभी किसी डंपर को रुके हुए नहीं देखा होगा कि पुलिस वाले ने रोका हुआ है। आपने किसी भी ये जो कंक्रीट ले जाने वाले जो बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं, इनको आपने रुके हुए कहीं नहीं देखा होगा, इनको आपने चलते दौड़ते या तो स्पीड भाई मारते हुए देखा होगा। अगर हम इनको रुके हुए देख लें तो ये मामलात ही जो है वो ख़त्म ना हो जाए, लोगों की जानें महफूज ना हो जाए। चलिए जी, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मिनाज गुलफाम साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के। महराज भाई बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए, गुलफाम भाई, मिनाज भाई। और मिनाज भाई और महराज भाई जो है ना, दोनों के नाम बड़े मिलते जुलते हैं, तो मुझे जो है आज काफ़ी कन्फ्यूजन होने वाली है। अच्छा जी मिनाज भाई, अब ये जो मामलात हैं, जिस तरह से हमारा ओवरऑल शहर का निज़ाम है, इसमें आप देखते हैं कि हादसात, वाक़यात, चोरी, डकैती और सबसे ज़्यादा जो पॉपअप स्टोरीज़ होती हैं वो होती हैं डंपर्स की, कि जी कोई बाइक पे दो मियाँ बीवी जा रहे थे, दो बच्चे जा रहे थे, रक्शे वाले को मार दिया, कभी बाइक वाले को मार दिया, पैदल चलते हुए किसी को मार दिया। मार क्या दिया, मतलब जिस तरह से वो हिट होते हैं मतलब बंदा सोच नहीं सकता कि वो कितनी क्या हालत होती है उनकी, मरने वाले की भी और उन घर वालों की भी जो इस हाल में अपने प्यारों को देखते हैं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि डेफिनेटली आपने भी इस हवाले से काफ़ी दफ़ा आपकी बिरादरी ने भी एहतजाज किया है, क्या कुछ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस एक इंतहाई अहम मौजू पे आपने बात करने के लिए बुलाया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि कल ही हमारा एक ताजिर जो है सरीना मोबाइल मार्केट का जो दुकानदार है, हाँ। दानियाल, हाँ। उसको डंपर ने कुचल दिया। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो डंपर ने तो कुचल भी दिया और वो कुचल के भाग भी गया, उसको किसी ने पकड़ा भी नहीं। और ये शहर में आप देखें कि गुज़िश्ता 2-3 हफ़्तों से ये पे दर पे वाक़यात होते जा रहे हैं और उसकी कोई ये समझ लें पुरसाने हाल नहीं है। तमाम लोग जितने भी कराची के शहरी हैं वो डेली बेसिस पे अपने घर से निकलते तो रोज़गार के लिए, मगर उनकी मैयत और लाश जो है वो घर पे पहुंचाई जा रही है। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं कि हम डंपर्स को रोक रहे हैं, हम शहर में दाखिले से हैवी ट्रैफिक को रोक रहे हैं, इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, इसके ऊपर इकदामात नहीं उठाए जा रहे कि आप एक मैकेनिज़्म बनाएं, एक बाकायदा तमाम ड्राइवर्स का मैं तो ये कहूँगा कि ड्राइवर्स का जो डंपर्स ड्राइवर हैं हैवी व्हीकल के, उनके लाइसेंस बाकायदा चेक किए जाएँ, उनकी एज चेक की जाए, देन उसके बाद उनका मंथली या 3 मंथ्स का एक टेस्ट लेना चाहिए कि आया उनके खून के नमूनों में कोई मनशियात या कोई ऐसी चीज़ तो ऐसे शामिल नहीं है जिसकी वजह से वो एक ज़हनी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि देखें, आम इंसान जो है ना, एक इंसानियत के नाते वो हमदर्दी रखता है। हम भी शहर में ड्राइव करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई, हमारे आगे कोई परिंदा भी आ जाता है या कोई जानवर भी आ जाता है ना, हम लोग भी ब्रेक लगा लेते हैं। एक आम इंसान, मतलब एक जिंदा इंसान आपके सामने आ रहा है, आप उससे कुचल के चल दिए, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है। और ये एक मैं आपको इस पे मैं कहूँगा। अच्छा, ये वाकया सरीना मोबाइल मार्केट में के सामने वाले रोड पर हुआ है, ये किस तरफ? ये मंगोपीर रोड पे हुआ है जी, मंगोपीर रोड पे हुआ है। हमारा वो दुकानदार है सरीना का। अच्छा, वो अपनी दुकान पे सरीना मोबाइल मार्केट में काम करते थे दानियाल जी। ठीक, हाँ। तो वो अपने वो जो दानियाल था वो 2 टाइम जॉब करता था अपने घर की कफालत के लिए। एक जगह वो काम करता था पार्ट टाइम और एक फिर उसके बाद वो आता था मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर। अब आप बताएं कि उसके घर का वो कफील खुद और उसके पीछे वर्षा पे क्या गुजारी होगी, उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिसने मार दिया वो तो चला गया। अब आप देखें कि आज ही मैं अभी जब मैं यहाँ स्टूडियो आ रहा था तो एक खबर आई कि हॉक्सबे रोड, मुशर्रफ कॉलोनी वाले रोड पे एक डंपर ने एक और बेगुनाह शहरी को जो है वो कुचल दिया।
बस यही बात समझ में नहीं आती कि ये जो डंपर्स हैं इनको कौन कंट्रोल करेगा, ये किसके अंडर चलते हैं, ये इस तरह से लोगों को रोनते हुए चले जाते हैं, लॉजिक्स 10,000 आ जाती हैं। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों ने इससे पहले भी इस हवाले से आवाज़ उठाई थी, एहतजाज किया था, अभी आप लोगों का कुछ प्लान है कि आप वोकल होकर इस बारे में बात करें? क्योंकि ऑलरेडी अभी मेराज भाई जिस तरह से बता रहे थे कि सख्ती तो कर दी गई है, मगर इसका आप लोगों को परमानेंट सोल्यूशन क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? क्योंकि ये कोई भी शख्स अगर कहीं पे भी जा रहा है उसको पता ही नहीं है कि कहीं से भी डंपर आ जाता है, उनका तो कोई रूल ही नहीं है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। इस पे मिनाज भाई बताएं। देखिए सबसे पहले तो मैं इस पे आपको ये बताऊं कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है ना उसको बेहतर करना पड़ेगा। इसमें अमली इक़दाम जो हैं वो डीआईजी ट्रैफिक साहब को लेने पड़ेंगे और एक स्ट्रिक्ट मैसेज जो है वो कन्वे करना पड़ेगा अपने तमाम एसओस को, डीएसपी साहिबान को, ज़िलाई एसएसपीज को, कि वो उसका एक मैकेनिज़्म बनाए और सख्ती। देखें आजकल कमांड एंड कंट्रोल के जो कैमराज हैं वो हर जगह लगे हुए हैं। आपने सेफ सिटी एक प्रोग्राम बनाया, आपके पास कैमराज वो हर जगह हैं, तो आप ये भी तो देखें कि कौन वहाँ पर चौकी पर रिश्वत लेके उनको छोड़ा है। वो सिर्फ कैमराज इसलिए हैं कि वो अव्वल तो पहले डकैत भी नहीं पकड़े जाते, अब अगर अनफॉर्चुनेटली पकड़े भी जाएं तो वो फिर वो कानून हमारा माशाल्लाह ऐसा है कि वो छुट जाते हैं। आप कम से कम उन कैमराज में ये तो देख लें कि कौन सा जो अहलकार है आपका वो रिश्वत लेकर इनको इंसानी जानों को कत्ल करने का लाइसेंस फराहम कर रहा है और वो डंपर निकल रहे हैं। अच्छा मैं फिर इसके बाद एक और भी आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे जो ताजिर बरादरी है, अब हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बाकायदा एक तहरीक चलाने जा रहे हैं इंशाल्लाह कि जो कराची के एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक अमन ख़राब किया जा रहा है। देखें अभी भी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, कि यहाँ पर सरेआम डंपर्स को आग लगा दी जाए, सरेआम जो है वो गाड़ियों को आग लगा दी जाए, इससे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। हाँ। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अभी आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी भी होने वाली है, क्या मैसेज जा रहा है, यहाँ पर से मुल्क की एक टूर्नामेंट भी हो रहा है। आप दूसरे लोगों को या दूसरे ममालिक को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारा शहर क्या अभी भी हम उसी हालात में कि अभी तक हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट जो है वो हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कि आप अगर कहीं से गुजर रहे हैं तो कहीं एहतजाज हो रहा है तो गैस नहीं आ रही, अभी हम उन्हीं हालात में हैं कि आप कहीं से गुजर रहे हैं तो जी यहाँ पर बिजली नहीं आ रही इसलिए लोग खड़े हुए हैं, अभी हम कहीं से गुजर रहे हैं तो इसलिए एहतजाज हो रहा है कि किसी डंपर ने किसी बेगुनाह को मार दिया और उसके घर वाले तड़प रहे, बिलख रहे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर मजीद बात होगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो कराची के मसले, कराची के अवाम एक ना एक जो है वो मसाइल का शिकार ही रहते हैं और हमारे शहर में जिसको कहते हैं ना सिटी ऑफ लाइट्स, तो यानी अब ये तो सिटी ऑफ वॉइस बन गई कि लोगों की इतनी आवाज़ें लेकिन हुक्काम बाला तक पहुंचती नहीं है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों की आवाज़ें हम खुद ये जो मसाइल हैं इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकें। मिनाज भाई अभी जिस तरह से महराज भाई भी बात कर रहे थे और जिस तरह से आप भी बात करें कि भाई अब कोई मुनज़्ज़म इक़दाम करने चाहिए, कोई रूल्स बनाने चाहिए, आखिर कब तक ये डंपर जो हैं ये लोगों की जान लेते रहेंगे। एक और वाक़या हुआ अभी 2 दिन या 1 दिन पहले, उसके हवाले से ज़रा बताएं कि वो क्या वाक़या रहा, क्योंकि उस हवाले से मुतज़ाद जो है वो खबरें सामने आती रहीं। तो मिनाज भाई से पूछते हैं कि एक्चुअल वाक़या क्या था, हुआ क्या, पुलिस वाले थे वो जो वकास थे उनका जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ क्या हुआ, क्या इनसाइड स्टोरी क्या थी? देखें 3 रोज़ कबल हमारा एक ताजिर, हाशमी मार्केट का दुकानदार वकास, जो रात को बंद करके अपने घर की तरफ जब जाते हैं तो वो अपने घर की तरफ बाइक लेकर अपने भाई के साथ जब बैठे हैं तो उनकी बाइक जो है वो हिट हो गई एक और दूसरी बाइक के साथ। तो एक मामूली जिसको कहते हैं, या मैं मामूली भी नहीं कहूँगा, जस्ट टच हुई बाइक, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस में वाजे है। तो टच होने के बाद तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी के बाद पता चला कि वो जो दूसरे जो सामने वाले हैं वो पुलिस एहलकार हैं और सिविल वर्दी में। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ थाने चलेंगे। जब मार कुटाई का सिलसिला हुआ तो वो ज़बरदस्ती उनको थाने ले गए। जब थाने लेकर गए तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जो उनके वालिद साहब हैं उनकी मुझे कॉल आई कि हमारे बच्चों को थाने ले जाया गया है। तो मैंने उनसे SHO साहब को मैंने कॉल की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये मामला जो है इसको, हमारा दुकानदार है, आप इसको प्यार मोहब्बत से जो है बिठा के आपस में सुलह सफाई, छोटा सा मामला है, हल करवा दें। हाँ। तो SHO साहब ने कहा कि ठीक है। तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी FIR हो गई। अच्छा FIR तो हो गई और अफसोसनाक ये है कि FIR के बाद उनके ऊपर डकैती, जो FIR है उसमें उनके ऊपर डकैती और छीना झपटी की जो वो हैं दफात हैं वो लगाएगी।
आप ये देखें कि ना फ़रीक़ैन को सुना गया, ना उनसे पूछा गया, जबकि वहाँ पर वाज़े कमांड एंड कंट्रोल के जो CCTV कैमराज हैं वो नस्ब हैं। और मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि वो जो प्रेडी का जो थाना है वो मॉडल थाना है, वहाँ पर जो कैमराज जो हैं वो एट अ टाइम वर्क कर रहे होते हैं। आप SHO हैं, आपका काम ये बनता है कि आप उसकी फुटेजेस देखें। हमारे जब यहाँ शहर में कहीं भी डकैती हो जाती है हमारे ताजिर के साथ, या कोई रॉबरी हो जाती है, छीना झपटी हो जाती है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसकी FIR के लिए हम 2-2 3-3 दिन रुल जाते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप हमारी FIR काटें, तो वो ये कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम फुटेजेस निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि ये थाने की हदूद हमारी आ रही है, नहीं आ रही, या दूसरे थाने की हदूद है। हमें तो इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आखिर ऐसा क्या हो गया था, या ऐसा कौन सा मतलब कि वाकया रोनुमा हो गया था? आपने उसकी आनन फानन FIR काटी, FIR के बाद आपने उसको लॉकअप किया, लॉकअप के बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, और तशद्दुद का निशाना रात को सही सलामत वो बंदा गया है, 35 साल का हमारा ताजिर वकास, और सुबह उसकी लाश हमें मिल रही है। मतलब इसके ऊपर क्या बंदा, हमारी जो सिंध पुलिस है, जो कराची पुलिस है, उसके बारे में बंदा क्या कहे, क्या सोचे? महराज भाई ज़रा इसके ऊपर मज़ीद एलेबोरेट करें कि ये क्या हुआ होगा, मुमकिन तौर पर किस तरह के मामलात होते हैं। बात मिनाज साहब ने बिल्कुल ठीक कही कि हमारे से मोबाइल छीन जाए या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, जब हम FIR के लिए जाते हैं, IG सिंध तो खैर दावे करते रहते हैं कि पहले FIR काटी जाए, शिकायत नहीं आनी चाहिए, लेकिन देखिए ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। सही। थाने जब आप पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले एक ड्यूटी अफसर से पाला पड़ता है, जो बैठा हुआ होता है अजीब सा मुंह लेके ना, हाँ जी क्या हुआ, तो वो आपको खुद ही इतना इरिटेट कर देता है कि आप बोलते हो यार मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ। सही बात है। मेरा तो मोबाइल छीन गया था, मैं तो यहाँ पर आया हूँ। तो दाद रसी तसल्ली वो नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर आपने बोला कि जी मेरे साथ वारदात हो गई, तो बोला अच्छा कैसे हो गई, पहले आपको शक के दायरे में लाएगा वो, सही है, आप और मायूस हो जाएंगे। फिर क्या जी एक एप्लीकेशन लिख कर दे दें और FIR आपकी जो है बाद में कट जाएगी। अच्छा FIR इसलिए नहीं काटते SHOs क्योंकि ये हर वीकली और जो मंथली इनकी एक रिपोर्ट बनती है, जी फलां थाने में कितने वाक़यात हुए लूट मार के या फिर किस तरह डकैती के, तो उसमें ये जो जितनी FIR होती है तो मेरी रिकॉर्ड में जाती हैं जी कि भाई फलां SHO के होते हुए 1 माह में या 15 दिन में इतनी वारदातें हुई थी। तो उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो FIR दर्ज नहीं करते। और यहाँ सूरत जब आती है पुलिस वाले से झगड़े की, तो फिर पेटी भाई का साथ बिल्कुल खुल के देता है। अच्छा। यहाँ भी यही सूरत हाल हुई है प्रेडी थाने में। पेटी भाई का भरपूर साथ निभाते हुए उस SHO ने जो वहाँ पर था, उसने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का, गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया। उसने सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं की। उसने बात सुनी कि भाई हमें मारा है या हमें हाथ लगाया। हाँ। उसने बोला इसको बंद कर दो बस। अच्छा। उसने ये भी नहीं देखा कि इस पर सेक्शन क्या लग रही हैं, क्या नहीं लग रही हैं। और उसके बाद की सूरत आपको पता है, हमारी रिपोर्टर अनुषा जाफरी भी वहाँ मौजूद थी और वहाँ से हमें शराब की खाली बोतलें भी पड़ी हुई मिली। तो भाई ये थाना है, तो यहाँ लोग इंसाफ के लिए आते हैं। हाँ। यहाँ लोग अपनी मजबूरियाँ लेके आते हैं, यहाँ ये काम हो रहे हैं और इस तरह से सब कुछ हो रहा है, तो कैसे चलेगा? कि आप ये जो बोतल लेकर आई हैं, आप लेकर आई हैं बाहर से, तो बात तो वही है ना, वो तो उल्टा वो चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ना। हाँ, बिल्कुल सही। एक चीज साबित है, सामने पड़ी हुई है, आप उससे कैसे आप उसको डिनाई कर सकते हो कि भाई ये चीज नहीं है। हाँ। चले ये सारी सूरत चल रही, उसके बाद SHO को हटा दिया गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई SHO को हटाना इस मसले का हल नहीं है। आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, एक जान गई है, ठीक है, वो भी अपने घर का कफील होगा ना जी, उसके भी बच्चे होंगे ना, उसकी भी फैमिली होगी ना, जो सारी जिंदगी सफर करेगी। अब इस पर मुकदमा होना चाहिए, सजा मिले इसको, तो पता चले कि एक आम शख्स की ज़िंदगी जो है इतनी हल्की नहीं है कि आप उसको किसी भी तौर मतलब इस तरह से उसकी जान ले लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महराज भाई और मिनहाज भाई, शो पे हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और कराची हाइट्स के लिए जहां पर बेशुमार मसाइल हैं, वहीं पर एक मसला ये भी है कि पुलिस का एटीट्यूड। ट्रस्ट मी, अगर पुलिस अपना रवैया ही ठीक कर ले, पुलिस अगर बिल्कुल इसी तरीके से लोगों से बात करने लगे जिस तरीके से लोग उनको अपनी पुकार, अपनी फरियाद सुनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे मसले हल हो जाएं। मतलब ये पुलिस ही अगर सिर्फ किसी की अगर चोरी की कंप्लेन आराम से लिख ले और उसको आराम से वापस घर जाने दे और उसी से इन्वेस्टिगेशन करना ना शुरू करे, तो आप यकीन करें कि यही आवाम होंगे जो पुलिस का साथ दे रहे होंगे। लेकिन समहाउ ये कम्युनिकेशन मिसिंग है, समहाउ ये एटीट्यूड मिसिंग है, समहाउ ये जो ट्रेनिंग है कि आपने हाउ टू ट्रीट पीपल,
योर ओन सिटी, ये बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। आई थिंक इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और टॉपिक है जो आपके साथ में डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली ये एक थ्रिलिंग टॉपिक है। आप हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो एक ऐसी बात है कि हर घर में किसी ना किसी के साथ ये मसला ज़रूर होता है, बल्कि इसको मसला भी नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि ये फीलिंग्स हैं, या फिर लोगों को इस तरह से महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन हर घर में इस तरह की बातें भी होती हैं, और हम चाहते हैं कि आपका जो भी सवालात हैं, आपके जो भी रिजर्वेशंस होते हैं किसी भी मसले को लेकर, वो हम हल करें। तो आज हम बात करते हैं कि जब कोई शख्स मरने वाला हो, यानी कि उसकी हालत ऐसी हो कि बिल्कुल वो मौत के करीब हो, तो उस वक्त उसके दिमाग में क्या कुछ होता है, और उसके बाद मरने के बाद भी क्या कुछ होता है, और उसकी सराउंडिंग में जितने लोग मौजूद होते हैं, उसके प्यारे मौजूद होते हैं, वो क्या वाकई 1 या 2 दिन पहले ख्वाब सा देख लेते हैं, या वाकई उनको कुछ ऐसा महसूस होने लग जाता है। क्योंकि हमारे आपके घरों में इस तरह की बातें जो है वो ज़रूर हो रही होती हैं कि जी फ़लाँ जो है अगर बीमार था या परेशान था तो मैंने पहले से ख्वाब देख लिया था, या मुझे महसूस हो गया था, या मुझे फ़ील हो गया था। इसकी क्या हकीकत है? क्योंकि साइंस जो है इसको इस तरह से प्रूव करती है। साइंस जो है इसके बारे में ये कहती है कि जब कोई शख्स मरने वाला हो, उससे 15 मिनट पहले या 15 मिनट के बाद जो उनकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक वो फ्लैशबैक में चला जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है उसके सामने आ जाती है। मगर इसकी क्या हकीकत है, इस पर बात करने के लिए मुफ्ती शरियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आज का टॉपिक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी बड़ा है और आम भी बड़ा है। ये वो बातें हैं जो आम तौर पे घरों में की जा रही होती हैं, हम लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा समझना बड़ा मुश्किल है। तो आज ज़रा थोड़ा सा ये सब की मुश्किल आसान कीजिए कि ये क्या फीलिंग्स होती हैं, ये जो हम महसूस करते हैं अपने प्यारों से रिलेटेड, ये क्या कुछ होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद में भी फरमाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में भी आता है। इन सब का मैं मजमूआ अर्ज़ कर देता हूँ मुख्तसर, कि मेरे नबी ने फरमाया कि कसरत से याद करो अपनी मौत को कसरत से याद किया करो कि ये लज्जतों को काटने वाली है, ये तुम्हें अल्लाह के करीब करने वाली है। अब मौत को याद करना, मौत 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 मौत, ये नहीं। मौत को याद करना मतलब इसकी कैफियत को याद करो। नबी अलैहिस्सलाम सब कुछ बता चुके हैं। सकरात मौत क्या होता है, मौत के वक्त के लम्हात क्या होते हैं। ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम जब आप करीबुल वफ़ात थे तो आप प्याला रखा होता पानी का, उसमें हाथ डालते, चेहरे पे फेरते और फरमाते कि मौत की सख्तियाँ यकीनन शदीद हैं। और फिर फरमाते, अम्मी जब बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह बाबा जान के आप पर बहुत मौत की सख्ती। फरमाया, बेटा आज के बाद तेरे बाबा जान पर कोई सख्ती नहीं आएगी। अच्छा, ये बताना मकसूद सिर्फ उम्मत को तालीम देने के लिए था, बाकी नबी अलैहिस्सलाम पर ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बताना मकसूद था कि ये है। जैसे रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम भूखे भी रहते, फाका करते, अज़वाज भी थीं, और आपके साहबजादों का इंतकाल भी हुआ, आपको दुख भी हुआ, रंज भी हुआ, खुशी भी हुई, ये सारी चीज़ें उम्मत की तालीम के लिए थी। इसी तरह उम्मतियों को बताना मकसूद था, सारी इंसानों को बताना मकसूद था कि मौत भी है जो तुम्हें जो है तकलीफ़ भी दे सकती है और राहत भी दे सकती है जी। नंबर 1। नंबर 2, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में किताबुल जनाइज़ एक पूरा बाब है, चैप्टर है, उसके अंदर हुज़ूर ने वाक़या बयान किया है जी। फरमाया कि एक शख्स है, वो देख रहा है वो, लेकिन उस वक्त वो मरज़ुल वफ़ात में है, मरज़ुल मौत में है, वो मौत की मर्ज़ में है, अनकरीब उस पर मौत आने वाली है। अब वो पुकार रहा है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही, वो पकड़ रहा है लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल बेसुध पड़ा है। अचानक उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, उसके घर वाले उसके सराहने खड़े हैं और कहते हैं, ओह देखो देखो इसकी मौत वाक़ई हो गई, अब वो मर गया है। हुज़ूर फरमाते हैं कि लेकिन जैसे ही वो मरता है, एक सफ़ेद लिबास में मलबूस नौजवान खूबसूरत उसके सराहने आके खड़ा हो जाता है। सारे घर वाले उस मैयत को देख रहे हैं, उस नौजवान को नहीं देख पा रहे, वो नौजवान सबको देख रहा है। फिर हुज़ूर फरमाते हैं कि इस बंदे को लोग गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं और उठाते हैं और कब्रिस्तान, नमाज जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, और ये नौजवान साथ साथ चल रहे हैं और मैयत भी देख रही है कि मेरे सब घर वाले हैं मेरे साथ, लेकिन अब वो उनसे उसका डिस्कनेक्शन हो गया, क्योंकि अब वो आलम दुनिया से आलम बरज़ख में चला गया है, वो एक दूसरे आलम में चला गया। यहाँ तक कि वो कब्र में उतारा जाता है, कब्र बंद हो जाती है, फरिश्ते आते हैं, तो वो सफ़ेद लिबास वाला नौजवान भी कब्र में उस मैयत के साथ उतर जाता है। ये पूरा वाक़या बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। फिर हुज़ूर फरमाते हैं, कब्र बंद कर दी जाती है,
दरवाजे दीवारें फाड़ते हुए आते हैं मुनकर नकीर और कहते हैं सुभान अल्लाह तू कौन है। उस सफ़ेद लिबास वाले नौजवान को देख के पूछते तू कौन है, तो वो कहता है मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करो। भाई तू बता तो सही तू है कौन। तो हुजूर ने फरमाया, फिर वो नौजवान जवाब देता है मैं इस शख्स का दुनिया में तिलावत किया हुआ कुरान पाक हूं जो ये कभी बुलंद आवाज से करता था और कभी पस्त आवाज से करता था, और वल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं इसकी बख्शिश ना करवा लूं। एक तो ये बात कि कुरान पाक की तिलावत कब्र के अंदर काम आएगी, नंबर 1। दूसरी बात ये कि मैयत देखती है, यहां तक हुजूर ने फरमाया जब उसके घर वाले चले जाते हैं तो मैयत उनके कदमों के जाने की आहटें सुनती है, मरने वाला ये सब सुनता है। नंबर 3, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जब बदर का मौका आया तो जब कुफार को कत्ल जो हुए थे, कफारों को घसीट के जब कुएं में डाला जा रहा था, तो हुजूर ने कुएं के मुंह पे आकर फरमाया ए कुफार अरब, क्या मेरे रब ने वादा सच्चा नहीं किया? मेरे रब ने तो मेरे साथ मेरा वादा सच्चा किया कि उसने तुम्हें जलील और रुस्वा कर दिया और मुझे फतह अता फरमाई। तो पता चला कि मरने के बाद मरने वाला सुनता भी है। हुजूर से साहबा ने पूछा या रसूल आप इनसे कलाम करें, आप उसको कह रहे हैं फलां बिन फलां क्या तूने सुना, फलां बिन फलां क्या तूने सुना, तो क्या ये सुन रहे हैं? फरमाया हाँ ये तुमसे भी ज्यादा सुनते हैं मगर जवाब नहीं दे सकते। यहां तो आ गई बात मौत तक की। सही। अब आ जाते मौत से पहले। अब साइंस बता रही है कि भाई बंदे को फ्लैशबैक होता है और ये सब कुछ होता है। हाँ। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अच्छा। हाँ, उनको पता चल जाता है। बात नहीं होता आपका कोई पसंदीदा शख्स आता है या शख्सियत आती है, आप खुश हो जाती हैं। बिल्कुल। हाँ, हम क्यों कहते हैं अरे वाह इसकी और मेरी केमिस्ट्री मैच होती है, अरे ये मेरा पसंदीदा दोस्त है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आया, तो मेरी आपकी केमिस्ट्री मैच हो रही है जी, इसलिए हमें खुश। लेकिन कोई याद होगा यार ये क्या मुसीबत आ गई है यार, जाए जान छोड़े यार। इट मीन्स कि उसकी केमिस्ट्री या उसका ऑरा मेरा ऑरा मैच नहीं कर रहा, पसंद नहीं कर रहा। ये ऑरा क्या होता है? आज साइंस उसको ऑरा कहती है, बट दैट आर उसके करीन है। हर इंसान के साथ एक फरिश्ता होता है और एक शैतान होता है। मेरा फरिश्ता मेरा शैतान जब सामने वाले फरिश्ते से मेरा फरिश्ता खुश होगा ना, हम दोनों की मैचिंग होगी। अच्छा। मेरा शैतान दूसरे वाले शैतान से खुश होगा तो इसका मतलब है कि वो खुश है, अब हम बुराई में खुश हो रहे हैं, अब हम बुरे मैटर्स में खुश होंगे। अगर हमारे फरिश्ते खुश हो रहे तो हम अच्छे मैटर्स में खुश होंगे, हम अच्छे कामों की तरफ रग़बत करेंगे। ऐसे इसलिए कहता है अच्छी सोबत इख्तियार करो, अच्छी सोबत इख्तियार करो, कि बुरी सोबत बुरे का शैतान आपको जो है ना बुराई की तरफ ले जाएगा। बहुत अच्छी बात की मुफ्ती साहब। नंबर 1। नंबर 2, मरते वक्त क्या होता है? मरते वक्त बंदे को अपना सारा कुछ नजर आता है। अच्छा जी। आज तो साइंस पता नहीं इसको किस तरह वैलिडेट करेगी नहीं करेगी, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम सब कुछ बता चुके हुए हैं कि हाँ बंदे की मौत उसके आमाल को भी जाहिर करती है। अच्छा, कैसे? अगर खुदा न खास्ता गुनाह किए हुए, अब इसमें दोनों तरह की हदीसें मिलती हैं। एक बंदा है उसने बहुत गुनाह किए हुए हैं, अब अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन उसने कुछ नेकियां ऐसी की हैं कि अल्लाह को वो पसंदीदा हो गया है, अब लेकिन उसके साथ उसके गुनाह भी लगे हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करती और उसकी नेकियों से पसंद होती हैं, उसके गुनाह माफ करने के लिए अल्लाह ताला उसकी मौत को सख्त कर देता है। अच्छा। तो हमको लगता है यार ये तो बड़ा तड़प तड़प के मेरा पता नहीं यार कितना गुनाह करता। तो इसीलिए कह रहे नेवर बी जजमेंटल, किसी की मौत को देखकर नहीं करना चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाद दफे ऐसे होते हैं कि उसके गुनाह भी होते हैं, नेकियां भी होती हैं, अल्लाह तबारक तआला उसकी मौत को आसान कर देता है। इसी वजह से आसान कर देता है कि यार ये तो है ही मेरा बंदा नेक। चलो अब इसको या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए वो जान जो इत्मीनान हासिल कर चुकी, सही, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ए वो जान जो इत्मीनान हासिल, रुजू कर ले आज अपने रब की तरफ। वो रब तुझे बुला रहा है, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ए अब आजा मेरे बंदों में, नेक बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सही। ये सब अल्लाह ताला कुरान में हमें बता चुका है। सही। इस मौजू के ऊपर मज़ीद भी जो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस बारे में मज़ीद जानेंगे कि आपके प्यारे जो इस दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद फिर वो आपको ख्वाब में भी नज़र आते हैं, या उससे पहले भी अगर उनको कुछ होने वाला हो तो कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि भाई हमने ख्वाब देखा या ख्वाब में देखा कि फ़लाँ बीमार था, तो देखिए जी हाँ वो वाकई बीमार था। इन तमाम तर चीज़ों की जो है वो क्या पहलू हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या हकीकतें, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो जनाब अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं, वहीं से कनेक्ट करते हैं जहां से गुफ्तगू जो है वो हमने लास्ट टाइम ब्रेक पर छोड़ी थी। अच्छा, अब कुछ हम बात करते हैं, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से हमने ओवरऑल मुफ्ती साहब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जो कि साइंस भी जिनके बारे में बात करती है। अब कुछ बात करते हैं कि जो आपके घर वाले होते हैं, लाइक आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर मुश्किल में है तो आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है। मुफ्ती साहब ज़रा इसके बारे में कुछ बताइएगा कि ये क्या कैफियत होती है, ये क्या कुछ होता है? देखें, ये इसे हम अगर आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो इसे हम कश्फ कहते हैं। कश्फ क्या होता है? कश्फ क्या होता है? हाँ। कश्फ वो होता है कि ये एक तसव्वुफ की फील्ड है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहता। अच्छा, हाँ, सही। वही और कश्फ की डिफरेंस ये कि वही अल्लाह की तरफ से कल्ब पर वारिद होती है अहकामात। कश्फ ऐसा नहीं होता। कश्फ असल में आपकी बातिनी सफाई पर मुनहसर होता है। अच्छा। आपने कुछ प्रैक्टिस की होती है। हाँ। अच्छा, इसमें ये इलाही भी होता है, रूहानी यानी ये रहमानी भी होता है और शैतानी भी हो सकता है। ओके। बाद लोग अपने कुछ चीज़ें पढ़ के इतनी सफाई कर लेते हैं अपने कल्ब की, हाँ। कि उसकी आंखों से, उनके दिमाग से पर्दे हट जाते हैं। आप यहाँ अच्छा। बैठे हैं, अमेरिका में बैठी पुप्पी आपको याद आ रही है, आपको पता चल जाता है कि यार पुप्पी ये कर रही है। हाँ, वो मैंने अभी आपको बताया ना कि जी। मेरी फूफी जो है, मेरी फुप्पो के साथ, उनके साथ जब उनकी डेथ से कुछ टाइम पहले, यानी कि शायद शाम का या रात का वो टाइम था, रात 9 बजे का मेरा बुलेटिन था, और उस टाइम पर मुझे पता भी नहीं था कि उनकी तबीयत कैसी है या क्या नहीं है, लेकिन खुद ही से मेरी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हुई और मुझसे जो हेडलाइंस थी वो नहीं पढ़ी जा रही थी। और मैं बार बार जो है, जो मेरे साथ साथी एंकर थी, मैं उनको ये कह रही थी कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी तबीयत इतनी डाउन क्यों हो रही है, आज मुझसे उस तरह से हेडलाइंस नहीं पढ़ी जा रही हैं, आज मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है। और उसके थोड़े टाइम के बाद ही जो है ना, वो पूरा मेरी वो जिस तरह से वो तबीयत रही, उसके बाद मुफ्ती साहब फिर मुझे ये खबर आई कि जी मेरी फूफी जो है उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह अता फरमाए। तो ये क्या कैफियत होती है? क्योंकि अगर समहाउ देखा जाए तो शायद हमारा उनसे इतना ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं था, लेकिन इसी तरीके से जो है बहुत सारे आपके प्यारे होते हैं जिनको फील होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या कैफियत होती है? देखें, मैंने अर्ज़ किया ना, ये वो आपकी कैफियत होती है कि बाद दफ़ा आप के जहन में एक मेमोरी होती है, आवाज़ बैठी हुई, एक इल्म है जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। हाँ। कि किसी की आवाज़ को याद करके लहरों के ज़रिए से आप उसके दिमाग तक पहुंच जाना। अच्छा। हाँ, ये बाकायदा एक इल्म है, इसकी बड़ी प्रैक्टिस की जाती है। एक शम्मा बीनी इल्म है, हाँ। जिसे कैंडल सामने रख के उसके ऊपर करके, इसी तरह शम्स बीनी, आफ्ताब बीनी है, मैं इसका बाकायदा, उसको सोलर प्लेक्सिस कहते हैं, उससे बाकायदा इलाज किया जाता है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छा। छोड़ इसलिए दिया कि टाइम और ये सूरज को देखना आसान काम नहीं है। हाँ। इसको ये बड़ी प्रैक्टिस का काम है। जी। तो ये जो आप कह रही है ना, हमें जो एहसास हो जाता है, पता चल जाता है, पता चल जाता है। हाँ। तो ये कश्फ हिस्सी होता है। इसको हिस यानी आपके जो सेंसेस होते हैं ना, हाँ। वो आपको जो है ना पहुंचा देते हैं अगले तक, या उसकी कैफियत या उसकी खबर आप तक पहुंच जाती है। सही। ये अल्लाह ताला की मंशा पर मबनी होता है। अल्लाह ताला चाहता है तो ऐसा होता है, सही। अल्लाह ताला नहीं चाहता तो बहुत नहीं होता ना, सही। नहीं पता चलता। हाँ। कश्फ हिस्सी है, एक कश्फ कबूरी है, कश्फ कल्बी है, कश्फ इल्मी है। ये बाज़ इल्मी जो है ना, वो आप बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की। हाँ। यानी मैं एक ऐसी प्रैक्टिस शुरू कर दूं कि जी जो कोई मेरे सामने आए, जिसे हम कहते हैं ना, बाद लोगों के पास ऐसा होता है हाँ। कि वो लोग तस्खीर खलाइक, यानी अच्छा। लोग आते हैं, वो उसके हिसाब में, उसके सहर में डूब जाते हैं, उसके ट्रांस में आ जाते हैं। हाँ। वो आंखों में आपको अपने ट्रांस में ले लेते हैं। वो अच्छा। आपसे, आपका अंदर से सारा निकलवा लेते हैं, आपका सारे राज सही, है, आपने सही। ये किया था, आपने वो किया था, आपने फलाने के साथ ताल्लुकात थे, आपके फलाने हाँ। शेयर से आपने ये किया, मतलब वो सब कुछ इल्म ऐसा जो छुपा हुआ है वो उनको पता चल जाता है। ये बड़ा डेंजरस इल्म होता है। अच्छा। लेकिन चूंकि रूहानियात के ऊपर इस्लाम बहुत ज़्यादा, यानी तसव्वुफ के ऊपर भी इस्लाम बहुत ज़्यादा यानी कि एम्फेसाइज भी करता है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम हिरा पे जाके क्या करते थे? मेडिटेशन। क्या कहते हैं उसको उर्दू में, क्या बोलते हैं मेडिटेशन को? हम क्या करते हैं? मुराकबा। जी। मुराकबा करते हैं। क्या करते हैं कि हम अल्लाह और अपने बीच में से पर्दे हटाने की कोशिश करते हैं। अपने और रब के बीच में हम अपना कनेक्शन मजबूत करते हैं। जब बंदे का अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उस कनेक्शन से ना सारे कनेक्शन उसके लिए फ्री कर देते हैं। हम कहते हैं ना, मुफ्त बात सारी रात। हाँ। कनेक्शन हमारा मजबूत हो जी। तो इसी तरह सिग्नल मजबूत होना आपके, हाँ। तो आपको ये सब कुछ पता चल जाता है। और ये होता है, हम आजकल पढ़ गए
मादियत में मटीरियलिस्टिक हो गए, मटीरियलाइज, माल की मोहब्बत। जब हम पाक हो जाते हैं, ये देखें तज़किया नफ्स कर लेते हैं, जब वो नफ्स जो तज़किए वाला हो जाता है, पाक हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उस पर से हिजाबात, पर्दे हटा देता है। ये खाली किताबी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी की बातें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे शो पर आए और आज इस अहम इशू के ऊपर डिस्कस किया। शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब एक और टॉपिक लेकर हम आपके साथ में हाजिर हो गए हैं और ये टॉपिक जो है ये भी हर घर का ही टॉपिक है। आज जितने भी सारे टॉपिक हैं ना वो सब वही टॉपिक है जो हम घरों में डिस्कस करते हैं, जिनकी बारे में हम बात कर रहे थे। भाई ये टॉपिक है रिश्तों से रिलेटेड। अच्छा, ये टॉपिक जो रिश्तों से रिलेटेड है ये इस तरह से है कि यूजुअली रिश्ते तो हो ही रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब तक बड़ी बहन का या बड़े भाई का रिश्ता नहीं होता तो बाकी जो हैं छोटी बहनें या छोटे भाई जो हैं वो भी बेचारे, उनके भी रिश्ते नहीं हो पाते, चाहे उनके अच्छे अच्छे रिश्ते आ भी रहे हों तो वालिदैन जो है उनके रिश्ते नहीं करते। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि बड़ी बहनें जो हैं वो बैठी रह जाती हैं और छोटी जो बहनें हैं उनके रिश्ते हो जाते हैं। तो कि क्या है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जिसका रिश्ता आए उसी को ही दिखाएं, उसी को ही मिलवाएं। ऐसा क्यों करते कि अगर बड़ी बहन का रिश्ता आया तो फिर छोटी दो बहनें जो हैं उनकी भी मुलाकात करा रहे हैं? या ये सही है या ये गलत है? इसके ऊपर बात करने के लिए आज ज़बरदस्त दो लेडीज़ हमारे साथ शो पर मौजूद हैं। मिसेस अली हमारे साथ हैं और फिर उनके साथ जो हैं वो सबीन असफर हैं और दोनों ही जो है मैच मेकर हैं और मैरिज काउंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप लोग? अच्छा, ये बताएं सबसे पहले तो कि ये क्या, ये है क्या? मतलब खुद आप मैच मेकर हैं, खुद आपको पता होगा कि भाई रिश्ते किस तरह से करवाने चाहिए। अब आप ये बताएं कि अगर आपने किसी को कहा है कि भाई लड़की अच्छी है और ये लड़के के लिए पर्टिकुलर रिश्ता ये है, अब वो वहाँ पर गया और उनकी छोटी बहन देख ली तो फिर वो कहते नहीं चाहिए तो हमें तो छोटी बहन से करनी है, तो ये फिर जो बड़ी वाली जो बहन है उनका क्या कसूर था वैसे, ये बताएं आप। हाँ। अच्छा, इसमें मैं बात स्टार्ट करूँगी यहाँ से कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली हमारी जो मदर्स हैं, हाँ। वो थोड़ा सा इसमें शऊर उनको दिखाना चाहिए कि अगर एक बेटी का रिश्ता आया है तो बाकी जो घर में बच्चियां हैं उनको जाहिर सी बात है एक इंडिविजुअल रूम में जो है वो सेटल कर दिया जाए, ना तो चाय के बहाने। फहद मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, फहद मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप छोटी बहनों को खाला के यहाँ भेज दें जब बड़ी बहनों का रिश्ता आए तो, ताकि मसला खत्म हो जाए, ताकि वो घर में जाके बाकी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप एक कमरे में रखते हैं लेकिन मेहमान आपके इधर से उधर घूम रहे होते हैं तो आपको वो भी इतने खास पर्दे में नहीं रहती, तो आप कहीं ना कहीं उनको मूव करें। इस तरीके से क्या होता है, खाला के भेज दें, पिकनिक पे भेज दें, उस बहाने उस दिन उनको स्पेस से आपको मूव करना है। स्पेस से होता ये है कि जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होता है वो कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का भी शिकार होता है इससे, सही, और उसकी अपनी पर्सनैलिटी भी उससे डिस्टर्ब होती है और उसको ये डाउट हो जाता है कि यार मेरी शायद इतनी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ। ना बहनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, सही, कि भाई देखने तो मुझे आए थे, रिश्ता उसका हो गया। हाँ, ये और तो हमारे फैमिली स्टैंड भी नहीं लेती कि अगर चलो आपको पसंद कर लिया छोटी बहू, छोटी बहन के नाते, तो वो ये कहती है नहीं हमने तो बड़ी का ही देखना था तो अब हम तो बड़ी की ही करेंगे पहले फिर छोटी की करेंगे। वो अच्छा कैंडिडेट ऐसे भी लूज कर देते हैं अपनी जिद के चक्कर में कि बड़ी की होगी तो छोटी की होगी। हाँ भाई, ये ना एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि समझ में नहीं आती कि इंसान क्या करे। ज़बीन आप ज़रा बताएं, आपके साथ भी ऐसे कई दफ़ा हुआ होगा कि आपके पास लोग आए होंगे, मैच मेकिंग की होगी और फिर जब वो घर गए होंगे या उनकी बात हुई होगी तो उन्होंने कहा होगा आप एक काम करें छोटी वाली के लिए बात कर लें। बिल्कुल ऐसा होता है और दोनों तरह की सिचुएशन होती हैं। फैमिलीज जो है वो जैसे विजिट करती हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं यहाँ पर मिसेस अली कि जब एक कैंडिडेट को देखने के लिए फैमिली विजिट कर रही है तो उनकी जो दो छोटी बहनें हैं या जितनी भी छोटी बहनें होती हैं उनको आप वहाँ पर ना सामने लेकर आए। यूजुअली होता है कि ट्रे सर्विंग होती है, ट्रॉली सर्विंग होती है, उसके लिए छोटी बहनें सर्व कर रही होती हैं। फैमिली आती है, उसको अच्छे से अच्छी लड़की चाहिए होती है, अगर उनको छोटी बहन पसंद आती है तो वो उसके लिए बात कर लेते हैं। एहसास कमतरी का तो शिकार होती हैं बड़ी बहनें, उसके अलावा बहनों में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इस चीज़ को लेके। दूसरी बात ये कि जब फैमिली जैसे कि कैंडिडेट अच्छा होता है तो ऑब्वियसली फिर आप उसको अवेल कीजिए उस चांस को। अगर उन्होंने ऑफर की है कि जी हम बड़ी बहन को नहीं छोटी बहन को पसंद कर रहे हैं और अगर फैमिली अच्छी है तो आपको हामी भर लेनी चाहिए। लेकिन फिर वो जो बड़ी बहन है उसके दिल में ये बात आ जाती है ना, भाई ये रिश्ता तो देखे मेरे लिए आया था और फिर ये रिश्ता जो है वो देखे इन्होंने छोटी वाली बहन से कर लिया। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, याहिया बात कर रहा हूँ। जी आया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आपका ब्रांड तो कोई ना कोई अच्छा मौजूद है। चलिए दोनों मेहमानों को पहले सलाम हो जी। अच्छा देखिए, बात ये कि मेरी नजर में जो हमारा सारा सिस्टम है ना, जो रिश्ते लाने का और देखने का, इसको हमें जरा रिवाइज करने की जरूरत है। क्योंकि वो एक जो तरीका होता है, पहले सबसे बड़ी बात मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो
रिश्ता कराने वाली लोग हैं उनको पहले तो मुकम्मल मालूमात उनको देनी चाहिए जहाँ जिसके लिए रिश्ता ले जा रहे हैं। तो वो पहले तो सारी मालूमात देना, पहले उनको बताएं कि ये बहनें, ये तस्वीरें, ये हैं, सारी इनकी डिटेल है, तो फिर बात बिगड़ेगी नहीं। अब आप जाते हैं और वो अव्वल तो, फिर दूसरी बात है कि जब ये सारा इशू होता है क्योंकि हमारे यहाँ पैमाना खूबसूरती है ना, अगर छोटी बहन खूबसूरत ज्यादा भी तो बड़ी बहन बेचारी पीछे रह जाएगी। तो मैं इनसे मेरा यही सवाल है, इस सिनेरियो को चेंज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि और जो हमारे यहाँ जो प्रेजेंटेशन है लड़की की, जो कप लेके और ट्रे लेके आने वाला सिस्टम, मेरे ख्याल में इसको भी चेंज होना चाहिए। बहुत बुरा ये महसूस होता है मुझे। पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बात करना चाहूंगा, देखिए बात है कि पहला जो है ना, पहले आप सारी डिटेल लड़की की सब पहले एक दफा दे दें लड़के घर वालों को। सारी चीजें पहले समझा के जब जाएंगी तो उसी तरह माइंड सेट हो जाएगा, वरना रिश्ते जो ले जाती है उनको खुद इतनी डिटेल नहीं पता होती, तो फिर कैसे वो आगे लेके प्रोसीड कर सकती है। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया याया, शो पर थे और अच्छा शो पे कॉल की इन्होंने। अच्छा याया जो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई सारी जो मालूमात है ना वो पहले से दे दें, लेकिन ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये मैच मेकर की बात करें, लेकिन जो मैच मेकर से हटके भी रिश्ते होते हैं उनमें हम सिर्फ स्पेसिफिकली ये मदर को ही पॉइंट आउट करते हैं कि वो घर का निजाम कैसे चला रही हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जब बच्चियों के रिश्ते आते हैं तो वो फुप्पियों को, खालाओं को बुला लेती हैं। सही। तो ये जो ट्री वाला कॉन्सेप्ट है या ये जो नाश्ते पानी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो जो हम छोटी बहनों को लगा देते हैं ना इन कामों के ऊपर, वो चीज गलत होती है। इतने सारे आप लोगों ने मेहमान बुलाए हुए हैं और उनको मेहमानों की सूरत में नहीं बुलाते, आप उनको डिसीजन मेकिंग पावर की सूरत में बुलाते हैं। तो अगर वो आपके घर के डिसीजन मेकिंग पावर में आपके साथ स्टैंड करें तो जाहिर सी बात है वो घर के कामों में भी सपोर्ट करें। ये नहीं कि मेहमानों के सामने सजे और सारी छोटी बहनें खाना लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मदर को स्टैंड ये लेना चाहिए कि बेटियों को ऑन द स्पॉट आपने आगे पीछे करना है, और जो मेहमान की सूरत में डिसीजन मेकर घर पे आए हैं उनको कहना है कि जी हमारी चीज थोड़ी सी हेल्प करवा दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस चीज से भी ना बहुत सारी चीजें जो है वो आपके अपने घर के अंदर की भी खराब होती है और रिश्ते भी बड़े डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा अब जिस तरीके से हम बात करें कि भाई 2 या 3 पहलू होते हैं इस बात के कि भाई या तो बड़ी बहन का रिश्ता नहीं हो पाता इस वजह से कि भाई छोटी बहन को पसंद कर लिया, और छोटी बहनों के रिश्ते नहीं इस वजह से हो रहे कि जी बड़ी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, बड़ी बहन किसी को पसंद नहीं आ रही, तो छोटी बहनें जो है वो वेट करें या बैठे रहें। अब लोगों को चूज करने के लिए एक मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ कि भाई किसी घर में एक रिश्ता गया और जिस तरह से याया ने कहा कि मयार जो है वो पसंद करने का खूबसूरती है, तो यहाँ पे अगर फर्ज करें बड़ी बहन डॉक्टर और छोटी बहन खूबसूरत है, लोग किसको प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली वो देखिए ये माइंडसेट होता है लड़के वालों की डिमांड क्या है। अगर उनको वाकई में एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की चाहिए तो उनकी नीड वही होगी, लेकिन अगर उनको अच्छी प्यारी खूबसूरत लड़की चाहिए, प्रेजेंटेबल हो, तो वो छोटी बहन को पसंद करेंगे। एक इसमें फैक्टर क्या होता है कि देखिए बड़ी बहन यूजुअली हर घर की जो बड़ी बेटी होती है वो थोड़ी सी डिसेंट होती है या खामोश तबीयत की होती है, छोटी बहन जैसी टॉकेटिव होती हैं और बातचीत अच्छी कर रही होती है वो। दूसरी बात ये कि जब भी किसी लड़की का रिश्ता आता है तो वो कंपोज होकर बैठी हुई होती है, क्योंकि ज़ाहिर उसको एक ये इस चीज़ का प्रेशर होता है कि सब लोगों से यही देख रहे हैं, उससे ही बातचीत कर रहे हैं। जबकि छोटी लड़की वो बड़ी एक फ्री माहौल में होती है। तो जब लड़के वाले देखते हैं, इनफैक्ट लड़के खुद भी पसंद कर लेते हैं कि घर जाके जब होता है कि हमें तो छोटी बहन पसंद आई, हमारे बेटे ने उसको ओके किया। इनकी बात यही है कंटिन्यू करने वाली कि वो जो नटखट मिजाजी होती है और एक फ्रेगनेंस होती है कि यार मेरे ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं है, मेरे रिश्ते वाले थोड़ी आए हुए तो मैंने खुल के बोलना है, खुल के चलना है। तो वो जो एक्चुअल कैंडिडेट होता है आपको पता है वो रिजर्व हो जाता है कि यार मेरा रिश्ता आया और माँ स्पेशली बेटा नजरें झुका के उसको इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो वो जो नटखट मिजाजी खुश इखलाकी जब कैंडिडेट सामने वाला देखता है ना तो उसको वो बच्ची अट्रैक्ट कर जाती है जो रिश्ते के लिए अभी है नहीं एक्चुअली। सही, ये जो पॉइंट है ना इन दोनों ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया है। चलिए जी शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस रिश्ते वाली साइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रे कल्चर जो है ख़त्म कर दें, मतलब वैसे कि शादियों में, मेहंदियों में, वैसे कि नॉर्मल इवेंट्स में मुलाकात कर दें, ये ट्रे कल्चर होना चाहिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। तो जनाब ये रिश्ता कैसे करें, रिश्ते के लिए जो है वो बड़ी बहन की पहले शादी कर देनी चाहिए या जिसका रिश्ता आ रहा है उसकी शादी कर दें? सबीन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन ज़रा बताएं कि क्या करना, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, फैमिलीज़ को क्या करना चाहिए? अच्छा ये बहनों के साथ नहीं है, ये सिचुएशन भाइयों के साथ, लड़कों के साथ भी होती है कि पहले हमारे बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद फिर हमारे दूसरे भाइयों की शादी होगी। बेशक बड़ा भाई ना शादी कर रहा है ना उसकी शादी हो रही है, उस चक्कर में जो है वो बाकी छोटे भाई भी बेचारे बैठे हुए हैं, उनकी भी शादियाँ नहीं होगी। जी बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी इस चीज़ में लड़के इस चीज़
पे भी सफ़र कर रहे होते हैं कि अगर उनसे 15-15 साल भी छोटी बहन है तो पहले उनकी शादी होगी। नो मैटर तुम कमा रहे हो या तुम सेट हो लाइफ में, पहले बहनों की शादी करोगे, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करोगे, फिर तुम्हारी बारी आएगी। और इस उम्र में वो 40+ हो चुके होते हैं, 40 भी क्रॉस कर चुके होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि पहले अगर छोटी बहन का रिश्ता आ गया तो क्या कर देनी चाहिए। मैं अगर बिल्कुल क्लियर बात बताऊं तो पेरेंट्स या फैमिली जो है वो डिसीजन मेकर इसमें नहीं होती। सही, इसमें डिसीजन मेकर हमारी सोसाइटी है। अच्छा, सोसाइटी का प्रेशर होता है। छोटी बहन की शादी पहले कर दी तो बड़ी बहन में कोई मसला है। ओके, फिर ये मिथ आ जाती है कि अगर छोटी बहन की पहले शादी कर दी तो बड़ी बहन अब बैठी रह जाएगी, अब तो उसका रिश्ता ही नहीं आएगा। तो ये कि डॉट आ जाता है बड़ी बहन के ऊपर। तो ये इश्यूज होते हैं। लेकिन फिर बात वो ये कि जिसकी शादी, जिसका रिश्ता हो रहा है उसकी शादी कीजिए। ये अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है लड़की के लिए शादी का पैगाम आना। तो इस चीज़ को कभी भी आपको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो लड़कियां अब 31-32 इयर्स की हैं और अब उनके लिए बातचीत की जा रही है, तो यही हम पहला सवाल कहते हैं कि इतना टाइम क्यों लगा दिया भाई। हाँ, तो उसमें जवाब ये आता है कि बड़ी बहन की जो है वो शादी नहीं हुई थी, छोटी के रिश्ते आ रहे थे तो बड़ी की वजह से छोटी की शादी नहीं की। अच्छा जी, तो बड़ी की शादी हुई, वो भी घर में बैठी हुई है, उनकी भी शादी नहीं हुई, वो 35+ हो गई, दूसरी बहन का भी टाइम निकल गया। तो आपस में सोचिए कि बहनों को कुर्बान किया जा रहा है इस चक्कर में। सही बात है। मतलब ये नहीं कि आप एक बहन के चक्कर में दूसरी जो बाकी बेचारी बहनें बैठी हुई हैं उसकी भी शादी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई अगर बड़ी बहन की शादी होगी या हमारे बड़े भाई की शादी होगी या ऐसा कुछ होगा तो ही फिर जो है ना वो हम रिश्ता करेंगे। इस चक्कर में आपके जो बाकी दीगर बहन भाई हैं वो भी बड़ा सफ़र कर रहे होते हैं और ये बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ में नहीं आता। अच्छा मिसेज़ अली, अभी जो आप ब्रेक में बता रही थी कि चाय की थाली होगी खाली, ये क्या ज़रा कॉन्सेप्ट है, ये ज़रा बताएं आपने क्या इनिशिएटिव लिया है। ये जो ट्रे कल्चर है हमारा, ऑल दो कि अगर ये ट्रे कल्चर जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से घरों में रखा जाए और एक सिटिंग्स तरीके से घरों में रख ली जाए और लोगों को तरीके से रिश्ता करना आता हो, बेशक आप उसमें जो है वो आपस में घर वाले मिल लें और जिस तरह से एक दूसरे को अजियत देते हैं। मतलब अभी आप ही बता मिसेस अली मुझे कह रही थी कि भाई लोग जो है वो ट्रैवल करके आते हैं, पूरी फैमिलीज़ लेकर आते हैं, फिर लड़की देखने जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग ये कहते थे जी लड़की जो है वो तो तस्वीर में तो अलग थी, रियल में तो अलग है, भाई इतनी दूर से आए, लड़की वाले भी बॉदर हुए, लड़के वाले भी बॉदर हुए। तो इससे बचने के लिए मिसेस अली ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और ये इवेंट आप लोग आपस में भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं सारे मिलके, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी शादी ऑर्गेनाइजेशन वाले के पास जाएं। लेकिन मिसेस अली ज़रा बताएं आपने क्या इसके लिए। अच्छा, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कि चाय की थाली अब होगी खाली। उसमें स्पेसिफिकली हम लड़के और लड़कियों की फैमिली को विद कैंडिडेट अपने ऑफिस में इनवाइट करते हैं। और ये पहला इवेंट नहीं है, शादी का लड्डू इस इवेंट का नाम है। अच्छा, और इस इवेंट के सक्सेसफुली 10 सीजन्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अभी अगर आपके कैमरामैन दिखाएंगे तो 400 से 600 लोगों से ज़ायद का इसमें फुटफॉल रहता है। क्योंकि हमारी जो 3 ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल प्राइम लोकेशंस पर हैं, तो ना तो लोगों को लिफ्ट का इशू होता है, ना लोगों को पार्किंग का इशू होता है। तो आवाम भर के हमारे पास आती है। और ये सारे जो होते हैं वो मिडिल क्लास ऑडियंस होती है, अपर क्लास ऑडियंस होती है जो इस इवेंट में आती है। उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये होता है कि जब हम ट्रैवल करके किसी फैमिली के यहाँ जाते हैं तो उसमें नाश्ता पानी का मेज़बानों को प्रॉब्लम होता है और फिर जो मेहमान होते हैं वो पूरी स्केड्यूल करके हफ्ते में एक दिन निकाल के स्पेसिफिकली मीटिंग के लिए जाते हैं। और अगर लड़की तस्वीर से बरक्स निकल के आती है तो उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। इस इवेंट को स्पेशली कस्टमाइज करने का मतलब ये होता है कि लड़की भी एक साथ 10 लोगों से मिलती है और लड़का भी एक साथ 10 लोगों से मिलता है, जहां पर उनको ऑप्शंस दिखते हैं वो शॉर्टलिस्ट करके फिर घरों पे मिलते हैं। उससे उनकी टाइम, उनका एनर्जी और उनका पैसा बहुत सेव होता है और ये सक्सेसफुली इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चलते हैं। और इससे बड़ी नौयत पे हम वो एनुअल इवेंट करते हैं जो मैरियट होटल में करते हैं। अच्छा जी, सही, ठीक है। तो उसमें भी सारे जो है ना वो सब जमा हुए होते हैं और बिल्कुल उसमें सारा प्रोस्पेक्टिव हमारा गेट टुगेदर का है ताकि लोगों की समहाउ क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा, जिनको कहना चाहिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, वो ज़ाहिर है मैच मेकर्स की तरफ उस तरह से नहीं जाते। लेकिन जो अगर हम बात करें तो आम घरों में भी जो ये जो ट्रे कल्चर है ये तकलीफ होता है किसी भी पेरेंट के लिए कि वो इतनी सारी जो है वो टेबल सजाते बजाते हैं, फिर वो जो लड़की को देखने के लिए लोग आते हैं, फिर उसके बाद वो जिस तरह से रवैया इख्तियार करके जाते हैं या फिर वो उसी टाइम जो है वो कहते थे नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा, या कुछ ख़वातीन होती है जो मना कर देती हैं उसी टाइम पर। ये कितना पेनफुल होता है लड़कियों के? इंतहाई पेनफुल चीज़ है एक लड़की के लिए और एक लड़की की माँ के लिए।
ये 2 ख़वातीन सफ़र कर रही होती हैं। देखें, कहीं भी अगर आप जाते हैं, विजिट करते हैं या लड़की को देखने के लिए जाते हैं, एक तो वो प्रेशर होता है, आजकल की लड़कियां इस चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं कर रही होती हैं कि सज धज के बैठे और खामोशी से बैठ के सवाल के जवाब दें, जबकि उन्हें पता है कि अगर 6 लोग आए तो 6 के 6 लोग उसी लड़की को ही देख रहे हैं। सही। अब बात ये आ जाती है कि ट्रे कल्चर है या ट्रॉली कल्चर है, 5 से 10 हज़ार रुपए कहीं नहीं जाते अगर आप सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एक पूरी तैयारी। उसके अलावा फिर 6 से 7 लोग आ जाते हैं लड़के की फैमिली की तरफ से। हम बार बार अपने क्लाइंट्स को कह रहे होते हैं कि जो मेन आपके घर के लोग हैं, 2 से 3 लोग आप उनको लेके जाइए। एक दफ़ा विजिट होता है, फिर दूसरी दफ़ा विजिट होता है। लड़की के साथ क्या सवालात होते हैं, एक तो ये कि फिल्टर पिक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जो चुपते हुए सवाल उससे होते हैं, खड़े होकर दिखाना, तस्वीर से ज़रा चेंज है, तस्वीर की आपने पुरानी भेजी थी लड़की की। तो जो इस तरह के सवालात होते हैं, वो जो 1901 के थे कि ज़रा गा के दिखाओ, ज़रा घूम के दिखाओ, ज़रा चल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, वो चीज़ है। इनफैक्ट एक फैमिली थी, लड़की हिजाबी थी, तो वो उसको रूम में लेके गए लड़के वाले, और उनकी वालदा ने ये कहा कि बेटा हिजाब उतार के दिखाओ। वजह, कहीं तुम्हारे ऐसा तो नहीं कि बालों का कोई इशू है, बाल ना हो तुम्हारे सर पे। यहाँ तक सिख मेंटालिटी हो चुकी है। और बात यह है कि झूठ इतना आ चुका है कुछ चीज़ों में कि लोग डरते भी हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि हमारा इंप्रेशन क्या पड़ेगा, वो ये कहते हैं कि हमें धोखा ना मिले। सही। तो ये दोनों तरफ से मामला, दोनों तरफ से मामलात होते हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस अली, बहुत शुक्रिया सबीन, हमारे शो पर मौजूद थी। और डेफिनेटली इस तरह के मामलात में जो है ना, वो आपको मयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए और अपने कल्चर को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लोगों के साथ इंसानियत से रहें, इंसानियत से चलें, नीयत साफ़ रखें, मामलात आसान होंगे। शो का वक्त हुआ एंड अप। आज के शो से फिलहाल इतना ही। कल लेकर आएंगे आपके लिए टॉप स्टोरीज। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।